स्वागत है आप सभी का विनर एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो उससे हमें संविधान के उद्देश्य और संविधान की प्रकृति और किस तिथि को हमने संविधान स्वीकार किया है, इस प्रकार की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है, क्योंकि आपको पता होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इसके लिए हमें भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करना होगा। तो आपको पता होगा जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो आधार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार, प्रस्तावना का आधार, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। और संविधान सभा के द्वारा जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था और इसकी जब बैठकें हो रही थी, तो संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हो रही थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। कहां पे रखा था? तो आपका आंसर होगा संविधान सभा में। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इस दिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। फिर बात आती है कि इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? तो इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने जो स्वीकार किया था वो किया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना का आधार यानी प्रस्तावना का जन्म भारतीय संविधान में किस प्रकार से हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो उसके लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा गया, उसमें संविधान के उद्देश्य थे कि संविधान किस प्रकार से होगा भारत का, वो उद्देश्य इसके अंदर थे। लेकिन इस दिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। बाद में 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फिर बात आती है कि जब ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया और जब भारतीय संविधान का निर्माण चल रहा था और जब भारतीय संविधान को हमने स्वीकार किया, तो आपको एक डेट पता होगी कि भारतीय संविधान को हमने स्वीकार कब किया। तो भारतीय संविधान को जिस दिन स्वीकार किया गया है वो डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और आंशिक रूप से लागू भी किया। आंशिक रूप से लागू का मतलब है इस दिन हमने 16 अनुच्छेद लागू किए थे। 16 अनुच्छेद को हमने इस दिन लागू किया था। तो जब इस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया तो संविधान सभा में ये चर्चा हो रही थी क्या प्रस्तावना को इसी दिन स्वीकार किया जाए। फिर संविधान सभा के एक वरिष्ठ सदस्य के संथानम ने अपने विचार रखे और उन्होंने संविधान सभा के समक्ष कहा कि हाँ, हमको जो प्रस्तावना है वो इसी दिन स्वीकार करनी चाहिए, इसी दिन स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन इनके विरोध में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि हमको इस दिन प्रस्तावना को स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि आपका ऐसा विचार या ऐसा मत क्यों है। फिर उनका जो आंसर था, उन्होंने जो संविधान सभा के समक्ष अपना आंसर दिया, उनका मानना था कि भारत अभी एक गणराज्य नहीं बना है और भारत जब एक अभी गणराज्य नहीं बना है तो हम इस प्रस्तावना को संविधान में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर भारत गणराज्य बनेगा उस दिन हम प्रस्तावना को संविधान में स्वीकार करेंगे। तो भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को फिर इस दिन हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार किया है। तो आपका अगर पूछा जाता है कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया भारतीय संविधान में, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को।
ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया और किसके सुझाव पर, किनके सुझाव पर किया गया। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी के सुझाव पर। किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारत अभी तक एक गणराज्य देश नहीं बना था। रिपब्लिक यानी गणराज्य, गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का सर्वोच्च पद कैसा हो, निर्वाचित हो, उसको हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत का जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च पद क्या है? प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है भारत का, वो सर्वोच्च पद है। वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन निर्वाचित होता है। इसके चलते हमने क्या किया? प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में स्वीकार किया है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है और हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं प्रकार के शब्दों से आते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिनका उल्लेख है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। न्याय, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? एक है सामाजिक न्याय, एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और तीसरे प्रकार का जो न्याय किया है वो है आर्थिक न्याय। तीसरे प्रकार का जो न्याय की बात की गई है वो है आर्थिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। एक है सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय और एक है आर्थिक न्याय। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसी प्रकार से भारत के संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता है। 2 प्रकार की समानता कौन कौन सी है? समानता 2 प्रकार की है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और एक है अवसर की समानता। एक है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता और एक है अवसर, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और एक है अवसर की समानता। इसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो आपका आंसर होगा 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है धर्म की स्वतंत्रता, तीसरी है विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथा है उपासना की स्वतंत्रता, और 5वां है विचार की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, और लास्ट है आपका विचार की स्वतंत्रता। इस प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की स्वतंत्र, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है हमको। लेकिन ये स्वतंत्रता कैसे मिली हमें? जो ये भारतीय संविधान में दी गई है, ये स्वतंत्रता किस प्रकार की है? तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के जो प्रारंभिक शब्द हैं वो है हम भारत के लोग। यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत है, भारतीय संविधान में जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? जनता के पास है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु, संपूर्ण संप्रभु, संप्रभु एक शब्द है संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु शब्द का मतलब है एक ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले के निर्णय लेने में क्या हो? स्वतंत्र हो। उस राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत क्या है? आज एक संप्रभु राष्ट्र है। जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 तक, तब तक भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि वो अपने आंतरिक
और बाह्य मामलों के जो निर्णय हैं उनको लेने के लिए क्या था, स्वतंत्र नहीं था। कैसे कैसे समझोगे आप इसको? अभी हमने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान पर एक अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता होगा। तो उस टाइम क्या किया हमने, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए क्या किया, हम स्वतंत्र थे। हमारा मन हुआ तो हमने अटैक किया, बाद में हमने वापस ले लिया। तो हम अपने निर्णय लेने के लिए कैसे थे, स्वतंत्र थे। लेकिन 1947 से पहले हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो इसका मतलब हम क्या थे, एक संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। दूसरा जो शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर, वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर। सेकुलर शब्द का मतलब क्या है? सेकुलर शब्द का मतलब है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का वर्णन मिलता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। भारत के अंदर व्यक्ति का तो धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है। जैसे पाकिस्तान है, वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उसने खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित करा हुआ है। जैसे श्रीलंका है, वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, क्योंकि उसने खुद को बौद्धिस्ट कंट्री घोषित किया हुआ है। लेकिन भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि उसने स्वयं को क्या है, कोई विशेष धर्म वाला राष्ट्र घोषित नहीं किया है। भारत के अंदर प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। एक शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश का जो सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित होता है। अगर जिस देश के सर्वोच्च पद अगर निर्वाचित हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गणराज्य कहेंगे। जैसे भारत का जो सर्वोच्च पद है वो क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का बाकायदा क्या होता है, भारत के अंदर चुनाव होता है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन होता है। तो उसके चलते क्या है, भारत एक गणराज्य राष्ट्र है। एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? समाजवादी शब्द का मतलब है, और एक शब्द होता है पूंजीवादी। दोनों में अंतर समझो पहले। एक होता है पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी। पूंजीवादी कंट्री जैसे अमेरिका, अगर बाजार पर कंट्रोल है किसका, बाजार पर अगर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो उसको कहेंगे हम पूंजीवादी, कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। किस प्रकार से, कि भारत में जो बाजार है उस पर सरकार का क्या है, नियंत्रण है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार क्या चाहती है, सभी लोगों को समानता देना चाहती है। तो इसके चलते समाजवादी शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के अंदर मिलता है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग हमारी प्रस्तावना के अंदर किया गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए। क्योंकि किसी भी संविधान के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी भाग है, जो भी अनुसूचियां हैं और जो प्रस्तावना है, इनमें हम संशोधन तभी कर सकते हैं अगर वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो इसके चलते कुछ हमारे पास केस आते हैं। जैसे सबसे पहला केस आता है वेरुवाड़ी केस। वेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल में एक जगह है, जो पाकिस्तान और भारत के भूमि हस्तांतरण से संबंधित केस था। जो केस है 1960 का, वेरुवाड़ी। वेरुवाड़ी एक पश्चिम बंगाल में जगह हुआ करती थी, और यहाँ के भूमि हस्तांतरण से एक संबंधित 1960 के आसपास जवाहरलाल नेहरू के सामने एक चुनौती थी। तो इसमें जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, वो ये दिया कि उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना है जो, वो संविधान का अंग नहीं है। किस केस में कहा गया है, तो आप कहेंगे वेरुवाड़ी वाद में। ठीक इसके बाद 1967 में एक गोलकनाथ केस आता है, और गोलकनाथ केस जिसमें 11 जज बैठे थे। 1967 तक भारत की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी गोलकनाथ केस में। 1967 तक गोलकनाथ केस कब का है, 1967 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है उस संविधान के निर्माताओं के, जो संविधान निर्माता है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है।
ये निर्णय कहाँ पे दिया गया था? गोलकनाथ केस में। कब का है? 1967 का। लेकिन जो प्रस्तावना के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण केस है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था। आपको पता होगा जो केशवानंद केस है, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य के बीच केस हुआ था। ये केस है 1973 का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी वो संविधान का पार्ट है, और इसमें ठीक उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जैसे संविधान के अन्य भागों में किया जाता है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। किस केस में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो आप कहेंगे केशवानंद केस में पहली बार ये निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस के बारे में एक पॉइंट याद रखना, ये भारत की सबसे बड़ी बेंच है। अभी तक 13 जज बैठे इसमें, 6-7 से इसमें निर्णय लिया गया था। 6 जज एक साइड थे और 7 जज एक साइड थे। 13 जज, भारत की सबसे बड़ी बेंच अभी तक केशवानंद केस, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। फिर उसके चलते हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार कुल संशोधन किया है, और वो संशोधन किया है 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ है 42वां संविधान संशोधन? तो आप कहेंगे 1976 में 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 42वां जो संविधान संशोधन है इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा 1976 में किया गया। और इस संविधान के द्वारा हमने प्रस्तावना में जो संशोधन किया है, प्रस्तावना में वो हमने 3 शब्द जोड़े हैं। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े हैं? 3 शब्द कौन कौन से जोड़े हैं प्रस्तावना के अंदर? तो आप कहेंगे एक जोड़ा है समाजवादी और एक जोड़ा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा है हमने अखंडता। कौन सा? अखंडता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब किया गया? 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वां। और उसके माध्यम से हमने भारतीय संविधान में 3 शब्दों को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा है। एक है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष और एक है अखंडता। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार होता है वो होता है संसद को। तो संसद ने अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया है वो किया है एक बार, जिसके माध्यम से क्या जोड़ा हमने? 3 शब्द जोड़े हैं, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। अब जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन, कि किन विद्वानों द्वारा संविधान की प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या बताया है? राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली किसको बताया है? प्रस्तावना को। किसने बताया है? तो आपका आंसर होगा के.एम. मुंशी ने। भार्गव दास भार्गव जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा है। किसने कहा है? भार्गव दास भार्गव जी ने। और राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। और उसके साथ साथ उन्होंने इसको संविधान सभा का सम्मानित भाग भी कहा है। किसने? भार्गव दास भार्गव जी ने। तो इस प्रकार से आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? एक बार। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है? उसका आधार था उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसके चलते भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक जो हमने एक बार संशोधन किया है उसके माध्यम से हमने 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता।
कौन से? अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? तो कहा है भागवदास भार्गव जी ने। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? अब आता है विचार। तो इस प्रस्तावना का जो हमने विचार लिया है वो लिया है अमेरिका से। कहाँ से लिया था? अमेरिका से। लेकिन इसकी जो हमने भाषा कहाँ से ली थी हमने? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और विचार लिया था हमने अमेरिका से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से, और भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हुए आगे नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में।